नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पटल पर हर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जो बात करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हमारे बीच मौजूद हैं महाराष्ट्र से नीतू भूषण तातेड़, जो कि एक शिक्षिका हैं, कवयित्री हैं, लेखिका हैं। मैम बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम में हिंदी शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। ये शायद कुछ करने की लगन थी कि इन्होंने शादी के 13 वर्षों के बाद इन्होंने बीएड की, फिर अध्यापन कार्य भी शुरू किया और इसके साथ ही एमए और पीएचडी इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से संपन्न किया। मैम ने नारी सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपनी लेखनी की पैनी धार से कई मुद्दों को उजागर किया और साथ ही सोशल मीडिया, नेताओं, सामाजिक सरोकारों जैसे कई विषयों को भी अपनी कविताओं में उकेरा। ममतामयी माँ का स्वरूप हो, आक्रोश जताती नारी हो, प्रेमिका हो, पत्नी, बेटी या फिर एक जिम्मेदार नागरिक, इन सब की भूमिका पर मैम ने अपनी कलम खूब चलाई। इनकी कहानियाँ, कविताएं और शोध पत्र कई पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। मैम को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मान भी प्रदान किए जा चुके हैं। तो मैम के लिए कुछ चंद पंक्तियां मैं पेश करना चाहूँगी कि आप तो एक पारस हैं जो लोहे को सोना करते हैं। क्योंकि मैम आप टीचर हैं, तो बिल्कुल ये आपके लिए ही लिखी गई हैं। तो आप तो एक पारस हैं जो लोहे को सोना करते हैं। कुशल शिल्पी कहें पत्थर, सुगढ़ मूरत में ढलते हैं। आप आए मिली सोहबत हमारे भाग्य हैं। आप आए मिली सोहबत हमारे भाग्य हैं। है अभिनंदन यहाँ हम आपका स्वागत करते हैं। है अभिनंदन यहाँ हम आपका स्वागत करते हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। तो मैम, अभी हम आपके शब्दों में आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी गरिमा जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यारा सा परिचय दिया मेरा। तो खास तो मैं आपको मेरे बारे में एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर ठान ले नारी, चाहे वो फिर किसी भी समाज से हो, कुछ भी करने से फिर वो पीछे नहीं हटती है। लेकिन बस चाहत दिल से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ और मारवाड़ी समाज से बिलोंग करती हूँ। तो आम तौर पर मारवाड़ी औरतें जो होती है घर के कामकाज में इस कदर खुद को ढाल देती है कि अपनी ज़िंदगी वहीं से शुरू वहीं पे ख़त्म मान लेती है। लेकिन अब समय थोड़ा बदल रहा है। जैसे हमारे बाद वाली जो जनरेशन है उसमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मेरी उम्र की या मेरे से थोड़े बड़े उम्र की जो औरतें हैं, आज भी उनका पहला जो क्षेत्र है वो घर परिवार ही है। पति, परिवार, बच्चे। जी। तो मुझे कहीं न कहीं शुरू से ऐसा लगता था कि अगर कुछ करना है तो पहले एक कदम बाहर खुद रखना पड़ेगा। तो शुरुआत की मैंने छोटे-मोटे कार्यों से। घर से ही मैं छोटे-मोटे कार्य करने शुरू किए। फिर कहीं न कहीं मुंबई में रह के मुझे ऐसा लगा कि मुंबई सपनों की नगरी है। बिल्कुल। और लोग बड़े-बड़े सपने लेकर यहाँ आते हैं। तो जब मैं यहाँ रह रही हूँ, तो क्यों ना मैं भी कुछ आज़मा कर देखूँ, चाहे फिर असफलता मिलेगी पर कोई बात नहीं, वो भी एक माइलस्टोन होगा। तो आपको मैं बता दूँ कि स्कूली जीवन में मेरी पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मेरे स्टूडेंट ये सुनेंगे तो वो मैं अपने माता-पिता की सबसे आखिरी संतान हूँ और बड़ी नटखट थी। मैं पढ़ना लिखना नहीं चाहती थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था। अच्छा। तो जो बिल्कुल नहीं। तो पता नहीं शायद किसी विषय से घबराहट थी, किसी टीचर का डर था या आई डोंट नो, मैं जाना ही नहीं चाहती थी। जी। तो इस चक्कर में मेरी जो माँ है वो बड़ी सख्त थी। पिताजी ने प्यार से मुझे बिगाड़ रखा था, लेकिन जो मेरी माताजी, उन्हें पता था कि आज बना तो कल बनेगा। हाँ, बिल्कुल। सो तो उन्होंने मुझे विद्यावाड़ी करके एक प्रसिद्ध छात्रावास है राजस्थान का, वहाँ धकेल दिया। उन्होंने शायद अपने दिल पे पत्थर रखा होगा क्योंकि मैं बहुत रोई थी, मैं नहीं जाना चाहती थी और वहाँ रहते हुए मैं कभी भी खुश नहीं थी। लेकिन आज जब मैं याद करती हूँ तो वो मेरे
जीवन का टर्निंग पॉइंट था कि मैं एक स्वतंत्र विचारों वाली एक सशक्त लड़की बन पाई, जिसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपनी बात दमदार तरीके से कह सकती थी, और केवल वो इसीलिए संभव हुआ कि मैं घर परिवार से दूर रहकर उनकी वैल्यू समझी कि वो क्या बिल्कुल। है। तो बिल्कुल, परिवार से दूर रहकर ही समझ में आता है कि परिवार क्या है। जी, जी, जी। हुँ, और उसके बाद आपको और एक बात से चौंकाती हूँ कि मैंने 10वीं के बाद विज्ञान लिया था मैंने। हुँ। विज्ञान विषय आपको पता है कि 95-96 में विज्ञान लेना मतलब थोड़ा भारी काम होता था। उस हाँ समय जी। औरतों के लिए आर्ट्स, लड़कियों के लिए आर्ट्स, नहीं तो फिर हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स। कॉमर्स। साइंस लेना तो हमारे उम्र के लोगों के लिए तो अरे वाह! बड़ी पढ़ाकू होगी। मैं थी नहीं, ठीक-ठाक पढ़ लेती थी और 12वीं में मैं हो गई फेल। अच्छा। जी, जी। मैं 12वीं में असफल हुई, कारण उसके अनेक थे। उस समय शायद आप जानती हो कि दूरदर्शन के बाद ज़ी टीवी पहला एक चैनल आया था, बिल्कुल, जो बिल्कुल। और जो रंगीन था और बहुत ही रोमांटिक सीरियल आते थे। उस समय थी भी मेरी उम्र जी। जवानी नई-नई पैदा हो रही थी, तो उम्र बिल्कुल, भी बड़ी बिल्कुल। थी। तो मैं पूरी तरह से टीवी में डूब गई थी और पढ़ाई पहले की नहीं, और परीक्षा के समय बीमार हो गई और मैं फेल हो गई। हाँ, तो मैं अपने छात्रों को ये ज़रूर बताती हूँ कि उस समय जो मैंने असफलता से घबरा कर पढ़ाई छोड़ दी होती और आस-पास के लोगों के कहे अनुसार शादी-वादी करके घर बसा लिया होता, तो आज जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं होती। बिल्कुल। और यहाँ भी मेरी माताजी की भूमिका बहुत अहम थी। मेरे माता-पिता ने मेरी लाइफ़ में बहुत बड़ा रोल पहले अदा किया और उसके बाद मेरे पतिदेव ने। तो मुझे वहाँ हर स्वतंत्रता दी जो मैं करना चाहती थी। जी। तो उस समय मैं फ़ेल हो गई थी, तो मैंने कहा मैं इन लड़कियों के साथ तो मैं फिर से नहीं बैठूँगी, क्योंकि वो सब आपको पता है ना बुली करते हैं जो हाँ, बिल्कुल। वो मॉरल डाउन जो कर लेते हैं, मुझे वो नहीं करना था। हुँ, तो मेरी माँ माँ ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या करोगी फिर? पढ़ना तो है ही है, तो छोड़ना है नहीं। तो मैंने कहा कि मैं फिर किसी और शहर में जाके पढ़ूँगी, तो वहीं नज़दीकी शहर में कॉलेज था और मेरे बड़े पापा भी वहीं रहते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रखा क्योंकि उनके बच्चों की शादी हो चुकी थी। तो इस तरह से मैंने साइंस से मैं फिर आर्ट्स लिया और आर्ट्स में मैंने अपना बीए पूरा किया, हुँ, और अगर वो बीए नहीं किया होता मैंने, हुँ। तो उसके बाद की जो कहानी है वो बन नहीं जर्नी पाती। है। बिल्कुल मैम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है आपकी स्टोरी भी। हर टीचर मतलब वही होता है कि हम कुछ ना कुछ असफलताएं होती हैं, उन्हीं से मतलब बिगड़ कर ही हम कभी कभी कुछ अच्छा बन पाते हैं। जी, और जी, गरिमा जी। हर हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी होती है बिल्कुल, और उस कहानी से वो किसी न किसी को सीख दे सकता है। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ गरिमा जी कि मेरी मेरी जो अपनी जो कहानी है उससे 1 या 2 व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आ जाए ना, तो मैं समझूँगी कि बस मुझे और कुछ नहीं बिल्कुल। चाहिए। बहुत अच्छी सोच है तो मैम आपकी। और हमारे यहाँ पे शादी के बाद समझो बच्चे हो गए तो फिर घर आपका युद्ध क्षेत्र है, बस लड़ो और हाँ, जो करना है करो। औरतें लेकिन बस घर में ही लड़ते-लड़ते खत्म हो जाती खत्म हो हैं। जाती है, और सही बोले तो औरतें ही औरतों को नीचा रखती हैं। हाँ, उन्हें उन्हें वो खुद आगे नहीं बढ़ पाती है, तो दूसरों को भी नहीं बढ़ने देती। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा परिवार इससे विपरीत था। मैंने कहा कि इस मामले में मैं लकी रही हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे पतिदेव जो है थोड़े खुले विचारों के थे। तो शादी के कुछ वर्षों तक मैं छोटे-मोटे काम करती रही। राजस्थान के जो साड़ी वग़ैरह यहाँ बॉम्बे में बड़ी प्रसिद्ध थी, तो मैंने वो सब काम किया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जीवन में कुछ कमी है, जो मैं करना चाह रही हूँ, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने या मेरी आपको पता है ना कि औरतें जब फ्री होती हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो उसके बाद हम किटी-विटी जॉइन करते हैं, अपना टाइम पास वैसे करते हैं, राइट? तो बिल्कुल। मैं भी खूब सारी किटी पार्टी में जाने लगी और मुझे ऐसा लगा कि अरे यार! मैं कर क्या रही हूँ? अरे कॉम्पिटिशन चल रहा है कि ये कपड़े पहनने हैं, वो कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल। सिर्फ़ किटी के लिए कपड़े खरीदे जा रहे हैं। तो मुझे कहीं न कहीं अधूरापन लग रहा था, तो इसी चक्कर में मैंने एक दोस्त बनाई और उस दोस्त ने मुझे सलाह दी कि अगर तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, एक समय के बाद आपके बच्चे जो हैं, वो तो आपको छोड़कर चले जाएँगे, उनकी अपनी ज़िंदगी होगी, तब तुम क्या करोगी? तुमने सोचा है?
तो हुँ। मेरी आँखें खुली कि यस, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ। समय रहते वो भी अपने परिवार में सेटल हो जाएगी तो मैं करूँगी क्या? क्योंकि मैं केवल घर पे बैठ के ऐसे ही घर के काम करके अपनी लाइफ़ को नहीं ख़त्म करना चाहती थी। मैं दुनिया घूमना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। तो हुँ। उसने मुझे बोला कि चल बीएड करते हैं। मैंने कहा नहीं-नहीं, पढ़ने से तो मुझे कभी भी प्रेम नहीं था, तो मैं बीएड तो नहीं करूँगी। बोले चल ना कोशिश करते, किसी को बोलेंगे नहीं। हुँ। फेल-वेल हो गए तो बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। मतलब ये बड़ा अच्छा मोटिवेशन है। किसी तो को बोलते तुम बताएँगे मेरी नहीं। जानती, मैं तेरी जानती हूँ और अपने हस्बैंड, बाकी किसी को क्या बोलना, है ना? हाँ। तो बड़ी कोशिशों के बाद एडमिशन मुझे मिल गया, लेकिन जिसने मुझे राह दिखाई, वो किसी पेपर्स की वजह से बेचारी अटक गई। मुझे आज भी अफ़सोस होता है, लेकिन मैं उसको अपना मार्गदर्शक आज भी मानती हूँ, उसका नाम कानन है। तो हुँ। मैं अभी तो वो अब्रॉड शिफ्ट हो गई, पर मेरे लिए वो एक गुरु समान कहीं न कहीं साबित हुई। और फिर मैंने बीएड किया और मैंने सच गरिमा जी उस समय केवल मेरे परिवार वालों के अलावा किसी को सूचित नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आप जानती होंगी कि बीएड की पढ़ाई कितनी मुश्किल है, 2 बच्चे, घर, उसके साथ बीएड के प्रोजेक्ट, ये वो करना, दिन-रात जगना। तो मुझे लगा था कि कहीं न कहीं तो लुटिया डूबने वाली है, तो किसी को बिल्कुल। बोलकर बेइज़्ज़ती कराने से बेहतर है किसी को ना बोलें। हाँ। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, तो मुझे एक बात गरिमा जी ये समझ में आई कि मैं जो बच्चों की माँ थी ना, इसलिए मैं अच्छी शिक्षक बन पाई। क्योंकि मैं अपने बच्चों को यहाँ ट्रेन कर रही थी और वहाँ वही बता रहे थे कि आप बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएँ, किस प्रकार हाँ। उनसे बात करें, किस प्रकार व्यवहार करें, राइट? हुँ। तो मुझे मज़ा आने लगा। सच पूछो तो 2 महीने में मुझे लगा कि यस, यही है वो जगह जहाँ मैं आना चाहती थी और यही है वो प्रोफ़ेशन जो मैं बनना चाहती थी। बिल्कुल। तो मेरे साथ आप सोचिए, मैंने 34 की उम्र में मैंने बीएड शुरू किया था और मेरे साथ सब छोटी बच्चियाँ थी, 22-23 की। हुँ। कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा प्रौढ़ समझते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कर कॉन्शियस फ़ील होता पाऊँगी नहीं कर है। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर वहाँ पे हुआ ये कि उन लड़कियों ने मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन भी दिया और कुछ ऐसे भी थे, जो उनको ऐसा लग रहा था कि अरे! इन्हीं को सारे उत्तर आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, कनेक्टिविटी बच्चों के साथ थी मेरी, तो फटाफट मैं आंसर कर पा रही थी। तो धीरे-धीरे करके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने लगा हुँ। और जीएस के जो इलेक्शन हुए, तो मैं इतनी उन लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गई नीतू दीदी करके कि उन्होंने निर्विवाद रूप से मुझे ही चुना, सामने कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहा ना, बोलने की मेरी आदत पहले से ही है, तो हाँ। दोस्त बनाना आसान है मेरे लिए। सो उस समय अच्छा अनुभव रहा मेरा बीएड का, टीचर्स भी अच्छे थे और गरिमा जी मैंने बीएड मैंने फर्स्ट क्लास में ओ ग्रेड किया। अरे वाह! तो तो मेरे लिए एकदम सपना सच होने के जैसा था और आपको बताऊँ, मेरे से ज़्यादा खुश मेरे पापा और मेरे हस्बैंड हुए, क्योंकि उन दोनों की जो एक पुश मिलता है ना कि येस यू कैन डू इट, हुँ। आप पर आपसे ज़्यादा भरोसा आपका जब परिवार करता है, तो प्रोत्साहन तो मिलना ही है। बिल्कुल। फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। हुँ। तो मैम ये बड़ी अच्छी सी आपकी जर्नी थी बीएड की कि इतने साल बाद और एकदम से पढ़ाई स्टार्ट करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर मैम उसके बाद पीएचडी आपने एमए और पीएचडी भी की। वो बाद में की मैंने, मेरी स्कूल में जॉब लग गई। तो हुँ। यहाँ भी आपको एक रोचक बात बताऊँगी, मेरे हर एक स्टेप पे कुछ रोचक किस्से हुए कि पहला ही जॉब मैंने 5 से 10 स्कूल में डाला होगा, लेकिन पहला ही जॉब मेरी अपनी बेटियों के स्कूल में लगा मेरा। अरे वाह! और वो 7th में थी और 7th के दूसरे डिवीज़न में मैं क्लास टीचर थी। अच्छा। तो हुआ ये कि बच्चों को अचानक से इम्पोर्टेंस मिलने लगी हुँ। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो बड़ी थोड़ी आदर्शवादी टाइप की है। अ, बोले मम्मी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अपने काम से इम्पोर्टेंस मिले तो मुझे चलेगा, हुँ। लेकिन आपकी वजह से मुझे कोई भाव दे, आई डोंट लाइक, सो प्लीज़ ट्राई समवेयर एल्स, आप ये हुँ। स्कूल में मत रहिए। हुँ। तो मुझे इतना मतलब ऐसा लगा कि इतनी छोटी बच्ची 7th में बच्ची की इतनी बड़ी बात उसने कही, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये दिल से उस चीज़ से दुखी है। क्योंकि हाँ। अच्छे नंबर वो लाएगी, तो लोग बोलेंगे कि अरे ये तो नीतू मैम इसकी की बेटी है। हाँ, होता है ये। जी, जी, तो शुरू से पढ़ाई में बच्चे अच्छे थे।
तो मुझे वो देखने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने कोशिश की और दूसरे विद्यालय में मैंने प्रवेश पा लिया था और बस तभी फिर मैंने बीएड के बाद फॉर्म भरा और एमए किया, क्योंकि पीएचडी के लिए एमए ज़रूरी है। हम्म। और एमए करने के बाद एमए भी मैंने फर्स्ट क्लास से किया, जो मुझे पहले कभी नहीं आया फर्स्ट क्लास। आपको पता है, मैंने स्कूल समय में मुझे कभी भी रुचि नहीं थी पढ़ने में। हाँ, आपने बताया। तो मुझे कभी फर्स्ट क्लास नहीं आया, पर मैंने बीएड और एमए दोनों फर्स्ट क्लास से किए। और मेरे एक गुरु थे, है डॉक्टर रूपनाथ पांडे। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा बताओ तुम्हें किस चीज़ में सबसे ज़्यादा रुचि है? तो मैंने बोला सर मैं तो पूरी फ़िल्मी हूँ और मुझे फ़िल्में ही देखना पसंद है। तो तुम ऐसा करो पीएचडी कर लो और फ़िल्मों में कर लो, बड़ा आसान है। उन्होंने पीएचडी को एकदम इतना आसान बता दिया कि मैंने कहा ठीक है सर, कर लेते हैं। तब मुझे नहीं पता था कि ये सफ़र इतना लंबा होने वाला है। बहुत। तो आप जानती हैं, शायद आपने किया है तो आप जा समझ सकती समझ हूँ। सकती हैं कि कहीं-कहीं बीच में ऐसा हुआ कि मुझसे नहीं गिव होगा। अप, बिल्कुल गिव जी, अप। कुछ चीज़ें भी हुई ऐसी कि भई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, परिवार सँभालना है और बहुत ज्यादा। गाइड के साथ आपको मिलना भी है। मेरी गाइड थी डॉक्टर माधुरी जोशी, तो उनके साथ मेरा तारतम्य थोड़ा-सा बैठ नहीं पा रहा था। फिर कहीं न कहीं मेरे सर ने कहा कि देखो क्या तुम चाहती हो कि तुम भविष्य में अपने आप को ग्लानि से भर दो कि तुम एक छोटा-सा काम नहीं कर पाई, कि तुम्हारा अपना ख्वाब था कि तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाओ, चाहे तुमने साइंस लिया था, उस वजह से नहीं लगा पाई, तो कम से कम अब लगा सकती थी, है ना? कि डॉक्टरेट करके तुम अपने नाम के, तो इतनी छोटी-सी बात से क्या गिव अप कर दोगी? फिर मैंने थोड़ा सोचने के लिए समय लिया और कर ही लिया, हो है ना? गया। और तो उस समय कोरोना आ गया था बीच में, तो 1 साल तो मेरा बिल्कुल थीसिस सबमिट नहीं हुई, सब कुछ तैयार होते हुए भी नहीं हो पाया। लेकिन बाद में 2021 में मई 2021 में मेरा वाइवा ऑनलाइन हुआ और मेरा वाइवा बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मेरी बेटियों की हेल्प से ही कैनवा पे वो जो होता है पूरा प्रेज़ेंटेशन मैंने बनाया था और फ़िल्में थी, तो आप समझ सकती हैं कि कैनवा पे फ़िल्मी प्रेज़ेंटेशन कितना ही ब्यूटीफुल दिखा होगा। बिल्कुल। तो जी, तो वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए और मुझे लगा कि अगर थोड़ी छोटी-छोटी, छोटे-छोटे जो चुनौतियाँ हैं लाइफ़ में, अगर हम उनको स्वीकार कर लें, तो जो आपको मीठा खाने को मिलेगा, फिर आप जीवन भर उस मीठे का स्वाद ले सकते हैं। तो सफलता जब मिलती है ना तो बंदा मेहनत, इंसान जो है मेहनत भूल जाता है, फिर उसकी थकान नहीं महसूस होती। थकान और जो आपके बुरे अनुभव भी आपको फिर वो वो लगते हैं भी कि वो ज़रूरी थे। जरूरी वो थे। ज़रूर थे, क्योंकि अगर आपको कुछ कड़वाहट कहीं नहीं मिले, सभी हम्म। मीठा-मीठा हो जाए तो आपको हाँ, बदहज़ भी तो हो स्वाद जाएगी। नहीं रहेगा, सारे ही रस चाहिए। वही तो हेल्दी मैं भी जो है। जी, जी, और जो हमारी जो आपको तो अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने वो जर्नी भोगी है कि बिल्कुल। पीएचडी के समय आप कितनी बार रिजेक्ट होती हो, कितनी चीज़ें आपकी खारिज कर दी जाती है, जबकि आपको लगता है कि अरे मुझे आपसे ज़्यादा शायद इसमें नॉलेज है, मैडम एक बार देखिए, क्योंकि मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं तो मैंने किया और बहुत संघर्ष करके भी अपने आप को खड़ा रखा कि अगर यहाँ से एक बार पैर उखड़ गए तो फिर ज़माना मुश्किल है। फिर मुश्किल तो है। नारी सशक्तिकरण ही मेरा विषय था। हम्म। तो ऐसा था कि ये शुरुआत मैं अपने से ही करूँ। तो हम लोग में आप शायद आप कहाँ से हैं गरिमा जी आप? किस हरियाणा, फरीदाबाद। हरियाणा से। तो हमारा ही पूरा तबका है, म राजस्थान, हरियाणा, यहाँ बिल्कुल। औरतें जब मासिक धर्म में होती है तो उन्हें पूरी तरह से अलग-थलग बिठाया जाता है ना? तो बिल्कुल। हमारे में आज भी ये प्रथा है ना? तो बिस्तर अलग, आपके बर्तन अलग, आप नलका नहीं खोल सकती है। हम्म। तो मैंने मासिक धर्म पे बहुत कुछ लिखा है मेरी थीसिस में। तो 2014 की बात है कि जब मैं इस पर लिख रही थी और लिखते-लिखते मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं जो चीज़ लिख रही हूँ, सुनिएगा गरिमा जी, कि अगर मैं चीज़ जो लिख रही हूँ मैं अपने घर में अपनी बेटियों पे अगर खुद पे ही मैं लागू नहीं कर पाऊँ, तो इस हम्म। बात का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो फिर तो वो नेताओं वाला हो जाएगा कि कथनी और करनी में बिल्कुल ही फर्क, हाँ, फ़र्क बिल्कुल अंतर। है। बिल्कुल अलग। तो आप मानेंगी नहीं, मैंने अपनी कलम को वहीं छोड़ा
और उसी समय ये तय किया कि ये जो मासिक धर्म वाला टॉपिक है, मैं ये पूरा तभी करूँगी जब मैं खुद इस चीज़ को फ़ॉलो करूँगी कि हाँ, ये एक भगवान की दी हुई कोई कर्स नहीं है, कोई श्राप नहीं है। श्राप नहीं है। ये अगर ये नहीं होता तो ये सृष्टि होती ही नहीं, राइट? बिल्कुल। और फिर उस दिन से लेकर 2014 जुलाई की ये बात है, मैंने ना तो खुद फ़ॉलो किया, ना अपनी दोनों बेटियों को फ़ॉलो करने दिया और आज भी मेरा पूरा परिवार ये कर रहा है। तो पता नहीं बदलाव आएगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ बिल्कुल से मैम, शुरुआत अगर एक-एक करके हम अपनी जगह शुरुआत करेंगे तभी बदलाव आएगा। बदलाव ऐसे नहीं है कि सब मिलके एक साथ, आप सबको अपनी-अपनी जगह कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, जी, जी, आप पहल देखिए करनी दूसरों को पड़ेगी। दुखी नहीं कर सकते, करेक्ट? सबकी बिल्कुल। अपनी-अपनी आस्था है, मान्यता है। मैं मानती हूँ कि मेरी जो माताजी है आज वो 73 की है, अब इनसे इस उम्र में मैं बदलने को नहीं बोल सकती। नहीं, बिल्कुल। लेकिन मैं जब अपने में बदलाव लाती हूँ तो वो उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं लेती है, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। हुँ। आप समझ रहे हैं मैम, ना आप कि मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ एक ऋषि पंचमी का व्रत रखते हैं, आप भी जानते होंगे शायद। वो इसीलिए होता है कि इस टाइम पर जो भी हम चीजें छू देते हैं या जो भी हम काम करते हैं उससे पाप लगता है हमें, तो उस पाप से मुक्ति के लिए हम ऋषि पंचमी का व्रत रखते हैं। तो ये मतलब कितना बड़ा एक कि ये पाप कैसे हो गया, हम थोड़े ना जानबूझ के, हमने अपने आप तो ये चीज कोई ली नहीं कि हमारे किसी बुरे कर्म की वजह से ये हुआ है, ये तो गॉड ने अपने आप ही दिया है। ये चीजें होती हैं बिल्कुल, और बदलाव इजी भी नहीं है नहीं ऐसे। है और कैसे समय के साथ आपको बदलना होगा ना। ये हम्म। प्रथाएँ, ये रूढ़ियाँ जब बनी थी, ये जो रिचुअल बना था, जो भी है, इसको जो भी बिल्कुल। नाम दो, ये बना था कि औरतों को कुछ समय के लिए कार्य से मुक्ति मिले, वो हम्म। आराम करें। अगर वो कहीं रेस्ट कोई करे, भी उनकी बॉडी बहुत फ्रेगाइल होती थी करेक्ट। आज इस आज भी टाइम हम पर। जब पीरियड्स में होते तो ऐसा लगता है कि आराम करें हम, लेकिन आराम क्योंकि करें। हम लोग जॉब करने वाले हमारे नसीब में शायद हाँ, आराम नहीं बिल्कुल। है, लेकिन हम चिड़चिड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हाँ, आने लगता है। तो उस समय वो प्रथा इसलिए बनी थी कि व्यक्ति स्त्रियों आराम को करे। आराम मिले। आज आप घर में और कोई नहीं है और अगर मैं और मेरे दोनों बच्चे एक साथ पीरियड्स में हो गए, तो काम कैसे होगा? घर बिल्कुल। कैसे चलेगा? तो मैंने उस दिन से मैं बोल रही हूँ ना जुलाई 2014 मुझे अच्छे से याद है यही महीना था और मैंने उस चीज़ को त्याग दिया कि ना मैं करूँगी ना मेरे बच्चे करेंगे, है ना? तो थैंकफुली शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, तो लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया कि इसने जो सोचा फिर इसको कोई हिला नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने फिर वो अ, आप सोचिए उसके जुलाई के बाद मैंने अगस्त महीने में मासिक धर्म पे जो मैंने लिखा और मुझे बहुत प्रभावकारी लगा कि एक जब आप कुछ बदलाव लाते हैं और फिर कुछ लिखते हैं, तो उस लेखन की धार अलग क्वालिटी, होती है। गुणवत्ता एक अलग ही होती है, बिल्कुल। करेक्ट। जी, जी। तो मैम ये बताओ, ये बताइए कि मतलब एक चुलबुली सी लड़की जिसे पढ़ने से डर लगता है, उसके बाद वो टीचिंग में बिल्कुल विपरीत, विपरीत। विपरीत। और उसके बाद फिर लेखन में कैसे मैम आप आ गए? देखिए, लेखन का तो ऐसा था कि मैं ना लव लेटर्स हमारे समय में बहुत फ़ेमस थे। तो मैं अपने पति को उस समय अ, वो मैं राजस्थान में, वो मुंबई में, दूरी बहुत थी। तो पत्र और उस समय एसटीडी कॉल होते थे, उस माध्यम से हम एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। तो 25-25 पेज के मैंने उनको उस समय पत्र लिखे थे और वो बिल्कुल नॉन राइटर, वो बेचारे जवाब देते-देते थक जाते थे कि तू इतना लिखती है तो मैं तेरे लेटर का को प्रश्न समझ के उत्तर देते-देते पत्र लिखने की कोशिश करता हूँ। मैम, एक किताब हम कर सकते जी, हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तेरे बिल्कुल। सवाल मेरे जवाब वैसा। तो हुआ यूँ कि हमारी कोई एनिवर्सरी थी और हम वो सारे खत लेकर बैठे थे। तो उन खतों को पढ़ते-पढ़ते मेरे पति बोले, "यार कितना अच्छा लिखती थी तू, तो कभी कोशिश करो।" है ना? तो बस ऐसे ही कविता लिखी और मेरी दूसरी जो स्कूल का अनुभव है, आर्य विद्या मंदिर, वो भी बहुत प्रसिद्ध स्कूल है यहाँ मुंबई की। जी, जी। तो आर्य विद्या मंदिर में नए टीचर्स को हमेशा कुछ ना कुछ लिखने दिया जाता है और दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग कि ओके। यस मिस तातेड़ आप नहीं हैं और आपको एक कविता लिखनी है। मैं इसके बाद आपको वो कविता पढ़कर भी सुनाऊँगी कि आपको कविता लिखनी है जो कि बैकड्रॉप पे लगनी चाहिए। मैं कहा माय गॉड! बैकड्रॉप पे वो भी 26 जनवरी को मैं कैसे लिख पाऊँगी ना? बोलते यू हैव नो चॉइस यू हैव टू राइट। है ना? तो मुझे लगा कि यार मर गए।
नौकरी बचानी है, तो फिर वो शब्दों का खजाना जो भरा पड़ा है वो निकालना पड़ेगा। और लिखना मुझे पसंद था क्योंकि मैं बहुत, बहुत किताबें पढ़ चुकी हूँ, बहुत। किताबें पढ़ना मेरा बोलेंगे ना पुराना शौक है। बस वो मेरे साथ ज़िंदा था हमेशा से। तो सब तरह की किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ। उपन्यास कह लो या जासूसी की कह लो या कुछ भी, कुछ भी। तो उस समय जो मैंने कविता लिखी तो इन वन शॉट वो अप्रूव हो गई गरिमा जी, तो मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं हुआ कि यार ये क्या पता जो मेरी दोस्त है उन्होंने शायद आगे तक बात पहुँचाई है या क्या है, और वो सब मेरे लिए नए थे उस साल। पर वो आपको बताऊँ वो मेरी कविता मेरी आज तक की पसंदीदा कविता है। उसके बाद मैंने 200-250 कविता लिखी होगी, पर वो कविता आज भी मेरी प्रिय कविता बनी हुई है। तो मैम और एक बार वो मैं प्रिय कविता आप सुना दीजिए। जी, बिल्कुल। ये देखिए मेरी पुस्तक है अभी तो अभी बाकी तो हूँ मैं। बाकी हूँ। ये मेरा बेहद पहला कविता खूबसूरत संग्रह मैम, है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। पुस्तक के लिए। तो ये जो किताब है ये भी मेरी एक ड्रीम पूरी होने जैसा ही हुआ, क्योंकि कैसा था किताब छपवाना अपने आप में बहुत टफ टास्क है गरिमा जी। अब शायद जानती है अपना मुक्ति की जो आ रही है रचना, तो सबका मिला जुला जो प्रयास है कि उसमें और मीना बिल्कुल। जी ने उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हाँ, तो मीना जी हमारे इस प्रोग्राम में भी मेंटोर हैं वो भी। जी तो जी वो उन्होंने ही अभी मुझे आज बाहर हैं कहीं, नहीं तो वो भी हमारे साथ उपस्थित होती। अरे वाह! जी, मैंने देखे वो प्रयाग के कहीं उन्होंने फ़ोटोज़ डाले हैं, तो एक प्रोग्राम के संदर्भ में शायद वो कहीं जा रही है, तो उनका ही प्रोत्साहन था, तो मैंने उनको भी बुक में भेजी अपनी एक कहानी भी और कविता भी। जी। तो शीर्षक है श्रद्धेय नारी। हुँ। अवलंब हो, अभिमान हो, अवलंब हो, अभिमान हो, इस देश की तुम शान हो। ये विजय रथ तुम्हारा है, तुम ही इसकी हकदार हो। आगे बढ़ो, बढ़ी चलो, तुम्हारा हर सपना साकार हो। इस समस्त सृष्टि का तुम ही तो अहम किरदार हो। एक मिनट। माफ कीजिए। बोलते-बोलते हो जाता है कभी। टीचर पूरे दिन बोलता ही रहता है समझ ना। सकते हैं, कोई बात नहीं। भाव हो तुम, भाषा हो तुम, बहती निर्मल नदी सी हो, तितली सी चंचल व खिलते गुलाब सी कोमल हो। सौंधी मिट्टी की खुशबू तो बरसात की फुहार भी हो। भारत माँ का उजला रूप तो करुणा की देवी भी हो। ममता दया स्नेह करुणा की तुम निश्चल साक्षी हो। करे जो तुम पर वार तो उसके लिए विनाशिनी हो। तुम हो देवी, तुम हो माँ, तुम अतुल्य राशि हो। सत्यम शिवम और सुंदरम की तुम अभिलाषी हो। सो हौसलों की उड़ान और हिम्मतों का सर पर ताज हो। गरिमा जी बात को आगे आप बढ़ाइए, फिर मैं बोलती हूँ इसको। कोई बात नहीं, आप टेक योर टाइम। आप पानी रख लीजिए, आप लेते रहिए बीच-बीच में। मुंबई का क्लाइमेट जो है बड़ा भारी हुआ पड़ा अभी। और हमारा सफर रहता है रोज लोकल ट्रेन जी। स्कूल में। हौसलों की उड़ान और हिम्मतों का सर पर ताज हो। बाधाएं सारी पार कर मंजिलों पर तुम्हारा राज हो। हे भारत माँ की अनमोल बेटी, तुम तो हमारा नाज हो। क्यों नहीं समझते लोग, तुम ही हमारा स्वर्णिम आज हो। रुको न तुम, रुको न तुम, थमो न तुम, अपने अरमानों को पंख दो। रुको न तुम, थमो न तुम, अपने अरमानों को पंख दो।
पथ में जो आए मुश्किलें, उसे अपने ही रंग में रंग दो। हँसते खेलते वो मुस्कुराते सपनों को अपने संवार दो। लास्ट लाइन आप सुनिएगा गौर से। अनमोल ज़िंदगी ये तुम्हारी है, अनमोल ज़िंदगी ये तुम्हारी है, बस तुम ही इसे आकार दो, बस तुम ही इसे बिल्कुल आकार मैम, दो। बहुत प्यारी कविता है और सच में नारी मतलब बहुत खूबसूरती से आपने इसका वर्णन किया है। तो मैम आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि पढ़ाई भी साथ में टीचिंग जॉब जो कि बहुत ज़्यादा टाइम डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी इसमें हमें करने पड़ते हैं, एज अ टीचर मैं समझ सकती हूँ। तो इसके साथ आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, दो बेटियों की जिम्मेदारी, मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं हम माओं पर, हम माँ ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। जी, तो जी, जी। उसके साथ फिर लेखन का कार्य भी। तो इसमें आपने इस पूरी यात्रा में आपने कुछ ऐसी चुनौतियां जो आपने फेस की, जिनका सामना आपने किया? देखिए, एक बात मैं आपको कहूँगी कि कई बार आपके करीबी लोगों की नकारात्मकता जो होती है ना, वो आपकी हाँ, आपकी राह में पॉज़िटिव कार्य करती है, बिल्कुल। ठीक है? तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मुझे ये कहा गया था कि भई राजस्थान से पढ़े लिखे हो, अंग्रेज़ी आती नहीं है, तो यहाँ पे कुछ करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ। है ना? तो वो बात मुझे चुभ गई थी और हालाँकि मुझे आज भी कोई अंग्रेज़ी फर्राटेदार आती नहीं है और मुझे लगता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जो भाषा पर मेरा कमांड है, जिस पर मैं कार्य करती हूँ, उस पर पूरा मेरा ज़ोर है और मैं वो कर लेती हूँ। तो मेरी बेटियों की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ मेरे घर परिवार को सँभालने में मैंने कहा ना सबसे बड़ी भूमिका मेरे पतिदेव की थी। मतलब है आज भी हर एक स्टेप पे एक चट्टान की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मुझे कभी भी ये टेंशन नहीं रहा कि घर का काम है या ये है, वो है। बेटियाँ टच वुड अभी बेटियाँ गरिमा जी दोनों बड़ी हो गई है। अपने-अपने क्षेत्र में सफलता अर्जित करके कार्य पर भी लग गई, दोनों अपना-अपना जॉब कर रही हैं। तो जब वो स्कूल में थी तभी मैंने अपना एक 3rd में थी और एक 5th में थी तभी मैंने बीएड किया। लेकिन सरस्वती माता की दया से पढ़ने में वो अच्छी थी, तो कभी भी मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और वो लोग मेरी ताकत बनी कि नहीं माँ, आप चाहती हो तो आप कर सकती हो, है ना? हम आपसे सीखते हैं, उनका ये कहना है कि ऑलवेज़ आप हमारी प्रेरणा, हमारी स्ट्रेंथ हो। और इतने सारे एक क्षेत्र मतलब अनेक क्षेत्रों में एक साथ कार्य करना और घर को कैसे हैंडल करना, हम आपसे सीख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई बड़ी तोप नहीं है, एक औरत चाहे तो वो अ, बहुत स्मूथली सब कर सकती है। मैं बिल्कुल। ये ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया और मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, क्योंकि अगर आप ठान लो, तो हर चीज़ को एक टाइम मैनेजमेंट जो मैं अपने स्टूडेंट को भी बताती हूँ कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट हो, तो आप क्योंकि 24 घंटे सबके पास होते हैं, मेरे पास भी बिल्कुल। वही है। पर उन 24 घंटों का बँटवारा आप कैसे करते हो, बस वही आपकी सफलता का राज है। बिल्कुल, नारी को शक्ति ऐसे ही नहीं कहा जाता। जी, जी, जी। आप देखते हैं ना माँ दुर्गा के जो 8-10 हाँ, इतने हाथों के हाथ साथ हैं। बिल्कुल, वो दुर्गा नारी का ही रूप, इसीलिए तो नारी को दुर्गा कहा गया है। जी, जी, जी। प्रतीकात्मक जो है वो हमारे धर्म में ये चीज़ें यूज़ की गई हैं, उनका प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल आप परिवार का सहयोग बहुत रहा और उससे ही जी, कहीं न कहीं लगता है हमारी सफलता का जो राज़ है वो यही है। अगर परिवार साथ देता है ना, तो एक स्त्री मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से सफल हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। बिल्कुल। माता-पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई-बहन, है ना? हमेशा पग-पग पे मेरी सफलता पे वो खुश हुए, हाँ। है ना? कभी कभी किसी ने नीचा दिखाने की या वैसी आपको पता है कि मैं एक शिक्षिका होने के साथ-साथ ऐसा नहीं कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैं कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेती या मैं घूमती-फिरती भी उतना ही हूँ। तो लोगों को ये भी लगता है कि अरे! बहुत लोग ऐसा भी समझते हैं ना कि अरे! कहाँ से इतना लिख लिया फिर? बहुत लोग शक भी करते हैं कि कहीं से ले लिया होगा। तो फिर मैंने सबको खुली छूट दे रखी है कि जिसको जो सोचना है वो आज़ाद है। क्योंकि गरिमा जी चर्चा तो सेलिब्रिटी से होती है ना, आम लोगों की कौन चर्चा करता है ना? लेकिन एक और चीज है कि जैसे ही आप कुछ अच्छा करते हैं ना, तो लोग शक तो करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके मतलब अच्छे कामों पे परंतु जल्दी शक करते हैं लोग तो सफलता पर।
जिस क्षण गरिमा जी लोग आपकी बातें करें ना, आप समझ लो कि आप एक सेलिब्रिटी हो। हाँ, मैं बिल्कुल। ये समझती हूँ, मैं बिल्कुल ये वही तो समझती हूँ। लोग हैं जो मानते हैं कि आप बेहतर हैं। तभी तो। अच्छा, पीठ पीछे आपकी बात करने वाले ऑलरेडी आपसे पीछे हैं। हाँ। देन डोंट वरी। सामने तो बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो आपने आपके जो विषय है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत रोचक लगे, क्योंकि मैं खुद भी महिला केंद्रित विषयों पर बहुत लिखती हूँ। तो आपने ज़्यादातर महिला केंद्रित विषयों पर कविताएं लिखी हैं, तो इसकी प्रेरणा मैम आपको कहाँ से मिली? अ, सच बोलूँ तो मैं खुद जो हूँ बड़ी बागी किस्म की, आप रिबेलियस चाइल्ड बोल सकते हैं, राइट? तो मैं वैसी थी, क्योंकि जब माता-पिता चाहते थे उस समय ऐसा था कि लड़की को घर का काम सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो आना चाहिए, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ थी। क्यों? क्यों लड़कियों को किचन में झोंका जाता है? मुझे नहीं करना है। उस समय सब किचन में घुसते थे, मैं स्कूटर चलाना सीख रही थी। करेक्ट? आज से आप ये बातें कम से कम 89-90 की बात होगी, है ना? जी। मैंने कभी घर के काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और थैंकफुली मुझे बहुत कभी करना भी नहीं पड़ा। लेकिन जब करना पड़ा तो ज़िम्मेदारी से किया, लेकिन मुझे केवल रसोई में घुस के नहीं रहना था और ये बात मैं डटी हुई थी। मेरी माँ जानती थी कि ये लड़की नहीं करेगी, तो कभी-कभी गुस्से में वो बोलती थी कि मुझे पता है तू वापस मेरे ही पास आनी। मैंने कहा डोंट वरी माँ, मैं भले ही वहाँ से आ गई पर आपके पास नहीं आऊँगी, डोंट वरी। उनको और बोलती थी। तो कहीं न कहीं मेरे मन में विद्रोह था कि क्यों औरतों को हमेशा पुरुष की सुननी पड़ती है, या क्यों कुछ औरतें औरतों को दबाती हैं। मेरी बहनें थी, वे 3 बड़ी बहनें हैं, जो उनका उनके परिवार में जब मैंने देखा, या मेरी बहन का मेरे घर आना-जाना भी उनके ससुर तय करते थे, जीजाजी तय करते थे, या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे मेरे मन को बदलने के लिए काफ़ी थी, है ना? तो अपने आस-पास की घटनाओं से ही आदमी सीखता है। बिल्कुल। तो जब विषय का चयन मिला तो फ़िल्में थी, और फिर फ़िल्मों में नारी सशक्तिकरण चुनने का जो विचार था, वो मुझे इसी से आया कि क्यों ना दूसरों पर लिखने की बजाय अपने आस-पास के लोगों पर और खुद पर लिखा जाए। तो वो कनेक्टिविटी वैसे बैठी कि, और फिर बस अ, फ़िल्में तो इतनी देखने का शौक था, तो जो मेरे विषय से संबंधित थी वो सब नारियों पर थी, तो उस पर लिखती गई फिर मैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसके साथ ही मैम आपकी कुछ पुस्तकें भी आ चुकी हैं, जैसे जी, कि जी। अभी तो बाकी है, तो उसकी एक यात्रा, मतलब वो किस तरह से जर्नी रही आपकी उसके प्रकाशन की और इस सब की? जी, जैसे मैं कविताएँ लिख-लिख कर फ़ेसबुक के वॉल पर डालती थी, जी। तो उस पर बड़े सारे अच्छे कमेंट्स आते थे। लोग मोटिवेट करने वाले भी हैं। हाँ, जलने वाले बिल्कुल। जितने, उससे कई ज़्यादा आपको प्रोत्साहित करने वाले लोग हाँ। हैं। तो मुझे मेरे सर जो है, मैं बार-बार उनका धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर हुरनाथ पांडे, वो मेरे जीवन में बहुत बड़े गुरु साबित हुए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मेरी जर्नी आगे बढ़ती ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो इतनी सारी कविताएँ लिखी है, और मेरे पतिदेव, उन दोनों का मिला-जुला प्रयास था कि इसको एक पुस्तक रूप दिया जाए। और पुस्तक रूप देने के लिए इधर-उधर से फिर जितनी भी कविताएँ थी, वो जब मैंने छाँटना शुरू किया, तो मेरा बर्थडे भी इसी महीने में आता है गरिमा जी। तो मेरे पति ने अपने बच्चों के साथ मिलके एक प्यारी-सी साजिश रची, और मुझे मेरे बर्थडे पे मेरी जितनी कविताएँ थी, उसको लिख कर, मतलब हैंड रिटन, सब मेरी बेटियों ने, और मुझे वो डायरी गिफ्ट की। अरे तो वाह! तो आप सोचिए मेरे लिए वो जर्नी कितनी आसान थी। देखिए इतनी बड़ी-सी पुस्तक है, इसमें काफ़ी सारी कविता हैं, तो उन्होंने सब लिख कर के जब दी, तो आगे का सफ़र मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि नहीं तो कुछ कहीं लिख के छोड़ दिया, कुछ कहीं लिख के छोड़ दिया। हुँ। और फिर थोड़ी उसमें नई रचनाएँ मैंने शामिल की, और एक मेरे दोस्त थे जिन्होंने पीएचडी में मेरी बहुत मदद की थी, डॉक्टर अमित मिश्रा, उन्हीं का पब्लिकेशन है विद्यापीठ प्रकाशन, उसी के अंतर्गत मेरी पुस्तकें आई है, दोनों जो मेरी सोलो बुक्स हैं, एक है जी, कविता की और एक कहानी की। जी। बाकी साझा संकलन भी मेरे 3-4 आ चुके हैं, ये भी आएगा, मुक्ति भी है। तो और पहल भी आएगा। जी, जी, जी। अब तो आपसे जुड़े हैं तो बस फिर सबका चलता रहेगा। बिल्कुल।
तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और इसके साथ एक मुझे बहुत अच्छी बात आपको ये पता चली कि आप इसकी पुस्तक का आपका विमोचन जो है वो कवि कुमार विश्वास ने किया, जी। जो कि मेरे भी बहुत बेहद पसंदीदा अरे! कवि हैं। उनको तो सुनो तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। अब ये देखिए ये भी है ना, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले गरिमा जी जैसे, आज आप भी मिली हैं, संबंध बनाए रखेंगे हम लोग। तो ये कैसा कैसा होता है कि आपके जब अच्छे लोग आपके संपर्क में होते हैं, तो बिल्कुल, चीज़ें बिल्कुल। कैसे टर्न होती है। अब कुमार विश्वास जी आ रहे थे राजस्थान के हमारे गाँव में। अब हुँ। सोचो इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम हो रहा है और मेरी पुस्तक का विमोचन तो सपना है, क्योंकि बड़े कवि सम्मेलन में आप जानते हैं कि कुमार विश्वास जी के कवि सम्मेलन में कितना क्राउड होता है। मैं खुद ही मैंने अटेंड किया हुआ है, मैं जा चुकी हूँ, और मैं कल रात भी उनको इतना सुन रही थी, तो मैं तो सोच ही रही थी, मैंने जब से आपका ये पढ़ा है तो सच में मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपको अपनी फोटो भी भेजूंगी उनके साथ, तो ये मुझे अचीवमेंट है। बस अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट ना कि। और मैं जब गांव में मैंने सुना वो आ रहे हैं, तो हमारे वहाँ पे विधायक जी है संयम जी लोढ़ा, है हम्म। ना, राजस्थान सिरोही जो विधानसभा के विधायक है संयम जी लोढ़ा। तो मैं वो है ना नारी सशक्तिकरण के एकदम, वो बोलते हैं ना प्रबल एकदम समर्थक है। जी। तो अब विधायक तक पहुंच अपनी तो है नहीं, ये टीचर्स का उनसे क्या काम ना, तो कभी संपर्क। लेकिन देखिए मैंने कहीं से उनसे उनका नंबर प्राप्त किया, उन्होंने एक बार में तो मेरा फोन उठाया। रीमा जी जब चीजें होनी होती है ना, तो हाँ। सब बनती जाती है। और केवल एक ही बार में मैंने उनको बात की कि संयम भैया, वो क्योंकि हमारे गाँव के हैं, तो मैंने बोला संयम भैया हमारा मेरी पुस्तक आई और वो नारियों पर बहुत सारी कविता है उसमें, और मैं चाहती हूँ मैं कुमार विश्वास जी को केवल भेंट करूँ और कुछ नहीं। मेरे को केवल भेंट करनी है, आप मुझे। तो उन्होंने क्या बोला, भेंट क्यों, तुम स्टेज पे चढ़ के अपना पुस्तक का विमोचन उनसे करवाओगी। अरे वाह। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा ये है, क्या हो गया। क्या हो गया। और आप हाँ। मानेंगे बड़े-बड़े कवि थे उसमें, और भी बहुत बड़े हम्म। कवि थे। बिल्कुल। 5-6 कवियों के साथ, और टीम कुमार होती है विश्वास जी पूरी ने उनकी। हाँ। मुझे स्टेज पर बुलाया, और मतलब मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा था वो। और उनके साथ फ़ोटो तो मैं बहुत, मेरा फ़ेसबुक पे डीपी भी मैंने वही रखा हुआ है अभी तक। और फिर मेरी जो दूसरी पुस्तक है, ये है लोकल ट्रेन, कहानियों का संग्रह, लघु कथाओं का। तो इसके विमोचन में भी विधायकों से मेरा नाता अच्छा है। इसकी भी विमोचन में यहाँ के जो विधायक है, शिक्षक विधायक है कपिल पाटिल जी, वो आए थे। और एक फ़िल्म अभिनेता है राजेंद्र गुप्ता जी, आप जानती होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम में वो आ चुके हैं, तो काफ़ी प्रसिद्ध हस्ती है, तो उनके द्वारा विमोचन हुआ। मेरे सर भी थे। और गरिमा जी ये जो हमारे स्कूल है बॉम्बे स्कॉटिश, उनकी जो प्रधानाचार्य जी है और उप प्रधानाचार्य जी, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। और हमारे स्कूल की जो मैगज़ीन है, उसमें पिछले 2 वर्षों से लगातार 2 पेज वो मुझे दे रहे हैं, जिसमें मेरे बारे में, मेरी कविताओं के बारे में, मेरी कहानियों के बारे में छप रहा है। तो अरे एक वाह। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात है मैम ये। जी, जी। तो मैंने कहा ना आपको, आप अच्छा सोचते हो तो आपको डेफ़िनिटली अच्छा ही मिलेगा। जी। आपको मैं एक छोटी-सी कविता सुनाऊँगी। सुनाइए मैम, बिल्कुल हाँ, स्वागत है। जी, जी। मुझे ये है कि जो हमेशा लोग खुद को कोसते हैं, राइट? मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझसे ये आगे निकल गई मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक खुद की हीरोइन नहीं बनेगी ना, हाँ। तब तक कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आप, इसलिए आप कभी भी देखिए कि मैं हर कहीं भी लिखती हूँ, लव योरसेल्फ फर्स्ट। खुद से पहले प्यार करो, ज़माने से प्यार आपको अपने आप हो जाएगा। बहुत खूबसूरत लाइनें हैं मैम, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अगर हम खुद को ही पसंद नहीं करेंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सामने वाला हमें पसंद करेगा। सबसे बिल्कुल, पहले हम बिल्कुल। खुद को पसंद और करें। मैं सच बोलूँ ना, ये करीना कपूर की जो लाइन है मेरी फ़ेवरेट लाइन है। ये मेरी खुद की मैं फ़ेवरेट है। अपनी फेवरेट और क्यों है? क्योंकि मैं क्यों खुद को पसंद ना आऊँ? हाँ। मतलब मैंने अपने आप से कभी इतनी आशा नहीं की थी जितना मैंने कर लिया, तो खुद हाँ। को पसंद आना तो वाजिब है ना।
बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कविता का शीर्षक है मैं, है ना? जी। बहुत लोगों को इसमें अहम भी झलकता दिखाई देगा, तो वो हाँ। उनका चश्मा है, वो उनका हुँ, नज़रिया है, राइट? वो उनकी प्रॉब्लम है। तो कविता का शीर्षक है मैं, हुँ, मुझे अच्छी लगती हूँ मैं। हुँ। हाँ, सही सुना आपने, मुझे अच्छी लगती हूँ मैं। खुद से प्यार ही तो किया है मैंने, हुँ, तो क्या गलत किया इसमें? बिल्कुल। खुद को पसंद आना भी एक बड़ी उपलब्धि है। खुद को पसंद आना भी बड़ी उपलब्धि है, वरना लोग यहाँ खुद को कोसते रहते हैं। सोचा नज़रिया ही बदल डालूँ, सोचा नज़रिया ही बदल डालूँ, दूसरों से क्यों कर मैं उम्मीद पालूँ? बिल्कुल, अपनी तारीफ़ की जब मैं ही जानती हूँ अपनी हर एक खूबी और खामी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई ऐब नहीं है मुझ में कहीं, ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है कहीं, पर उसे भी हुनर की तरह तराशा मैंने ही। ये लाइन का मैं आपको बाद में विस्तार से बताऊँगी कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी। तो ये लाइन फिर से सुनिए कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐब नहीं है मुझ में कहीं, पर उसे भी हुनर की तरह तराशा मैंने ही। ज़माने को जानने को हो बेताब, है ना? पूरी दुनिया की तुम्हें लगी पड़ी है कि ये क्या कर रहा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। ज़माने को जानने को हो बेताब, क्या जान पाए हो कभी खुद का हाल? खुद से पूछो कभी कुछ तो सवाल, खुद से पूछो कभी कुछ तो सवाल, हो जाएगा देखो उस दिन कमाल। वाह! सुलझा पाओगे तब तुम मन की हर पहेली, सुलझा पाओगे उस दिन तुम मन की हर पहेली, खुद की कद्र से ही होगी चारों तरफ खुशहाली। बहुत खूबसूरत कविता, बिल्कुल। हम खुद को पसंद करेंगे, मुझे लगता है तभी शायद हमें ये दुनिया पसंद करेगी। जी, और जी। हम और क्यों एक्सपेक्ट करें? हाँ, ये बिल्कुल। कविता हर उस स्त्री को डिफाइन करती है जो खुद से प्यार करती है। बिल्कुल। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें खुद से प्यार करना भी चाहिए। जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो दूसरों से कैसे प्यार करेगा? हम खुद को पैम्पर करें, हम खुद को अप टू डेट रखें, खुद को बिल्कुल। बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड रखें, तो तो इसमें क्यों कोई ना बुराई करे, नहीं है। क्यों ना करे, राइट? अभी इसको मैंने बोला ना कि लोगों को मेरा ऐब लगता था कि अरे बहुत बड़बड़ी है, बहुत हुँ। बोलती है। मैंने कहा लो, मैं टीचर ही बन जाती हूँ, फिर क्या बोलूँगी? टीचर को तो काम ही है बोलना। टीचर का काम ही बोलना है। तो मुझे ऐसा कि जो चीज़ें लोगों को लगता था कि अरे बहुत ही आउटगोइंग है, बहुत ही आउटस्पोकन है, इट्स हाँ, ओके, इट्स माय लाइफ एंड माय रूल, बोलना करेक्ट? बुरा नहीं है। अभी देखिए ये फ़िल्मों का भी डायलॉग है, लेकिन ये किस रणवीर सिंह की फ़िल्म का डायलॉग है, लेकिन मैं उससे बहुत पहले से बोलती थी कि मैं किसी को छेड़ती नहीं, मैं किसी को छेड़ती नहीं, लेकिन कोई मुझे छेड़े, फिर मैं उसे छोड़ती नहीं। छोड़ती नहीं। बहुत बहुत अच्छी बात है मैम, और ऐसा ही होना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी से पंगे क्यों लेने। लेकिन हाँ, एक आचार्य प्रशांत की कुछ लाइनें हाँ, हैं कि मतलब अपने आप को इतना कैपेबल तो रखो, इतना स्ट्रांग तो बनाओ कि जल्दी से कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपसे आगे पंगा ले ले। अपने आप को अरे मैं इतना देखती हूँ मजबूत बस में रखना औरतों को चाहिए। कोई भी अरा-गरा रुला के चला जाता है, अरे भाई आँसू तुम्हारे इतने फालतू हैं स्त्रियों क्या? के साथ ये दुर्घटना है कि कोई भी, कोई कमेंट कर दी किसी ने फेसबुक पर, हमने कोई कविता डाली और उसने किसी ने बुराई कर दी, तो शायद हम उस पे भी रो पड़ेंगे कि बिल्कुल, हाँ। लेकिन 100 लोग जब पसंद कर रहे हैं और उसमें से 10 12 20 लोग अगर उसको ना पसंद कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ना भी नहीं मैं तो चाहिए। चाहती हूँ कि 100 के 100 आपको नापसंद करें, तो भी जाने दो, आप बहुत पहली अच्छी बात। पसंद आपकी खुद होनी चाहिए बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। तो अभी आपको और 2 लाइन सुनाती हूँ, आपको वो बड़ी पसंद आएगी। जो मेरा शीर्षक है ना, अभी तो बाकी हूँ मैं, आपको मैं वही सुनाती हूँ कि और ये आप मतलब जैसे हर स्त्री में कहीं न कहीं कुछ बाकी रह जाता है। वो हम्म, बाकी क्यों रह जाता है? उसकी अपनी वजह से। हम्म, आप पति, घर, परिवार सबको रीज़न बनाती है, लेकिन वो रीज़न क्यों बनता है? क्योंकि आपने बनने दिया उनको, राइट? आपने मैंने चुना, वैसा दूसरे भी चुन सकते हैं ना, चॉइस बिल्कुल, सबकी अपनी रहती है, बिल्कुल। राइट? तो इसका है अभी तो बाकी हूँ मैं, हर दम मनमौजी मदमस्त अपने ही ख़यालों से हूँ मैं, हर दम मनमौजी मदमस्त अपने ही ख़यालों से हूँ मैं, जानते हो अपनी ही अनोखी अदाओं पे फ़िदा हूँ मैं। अरे वाह! चाहे कोई समझे या ना समझे,
मेरी अहमियत को, मगर खुद की ही कदर खूब करना जानती हूँ मैं। सुनो, सुनो, खत्म हुआ ना जान लेना कहीं तुम मुझे, है ना? ये पितृसत्ता को मेरी चुनौती है कि हर औरत की तरफ से चुनौती है कि बिल्कुल। सुनो, खत्म हुआ ना जान लेना कहीं तुम औरतों को, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी तो बाकी हूँ मैं। बहुत खूबसूरत। बहती हवा के साथ उड़ने का मजा लेती हूँ मैं। बहती हवा के साथ उड़ने का मजा लेती हूँ मैं। कोई जाने या ना जाने खुद को खूब पहचानती हूँ मैं। चाहे कोई समझे ना समझे मेरे हुनर को, खुद को भी सम्मान देना जानती हूँ मैं। सुनो, सुनो, कमज़ोर न जान लेना कहीं तुम मुझे, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी ये तो तो बाकी। बाकी। बहुत बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरत है। इसमें मेरी स्वरचित चंद पंक्तियां हैं जी, जी। मैंने कब कहा, मैंने कब कहा कि लाजवाब हूँ मैं, न किसी के दिल का सुकून हूँ, न किसी का अधूरा ख्वाब हूँ मैं। नहीं हसरत मुझे किसी की तमन्ना बनने की, नहीं हसरत मुझे किसी की तमन्ना बनने की, जिसने महकाया है ये गुलशन, हाँ वो गुलाब हूँ मैं, हाँ वो गुलाब हूँ मैं। तो अमेज़िंग, स्त्रियां अमेज़िंग। हैं मैम, यही गुलशन महका रही हैं। ये बड़ी इगोइस्टिक सी लाइन है बट मेरी फेवरेट है, मैंने खुद लिखी रोज डे पर। बहुत क्योंकि हम अच्छी। औरतें खुद ही एक रोज बिल्कुल, डिजर्व बिल्कुल। करती हैं। आप मानेंगी मैंने कितनी चीज़ें अपने घर में बदली है कि जो रक्षाबंधन है, मेरी दोनों बेटियाँ हैं, हाँ। तो मुझे बहुत इसके ताने दिए गए। आपको पता है ना हमारा समाज, लड़कियाँ नहीं तो एक बेटा चाहिए, एक वो बेटा, चाहिए। एक बेटा तो पर चाहिए। एक तो मैंने अपनी बेटियों को बोला कि बेटियाँ जो हैं, मेरे लिए किसी बेटे से कम नहीं और बेटे से कम नहीं, बेटियाँ ही अपने आप में संपूर्ण हैं। वो दोनों एक-दूसरे को राखी बाँधती है रक्षाबंधन पर। मैंने बोला रक्षा करने के लिए भाई आए ज़रूरी नहीं है। और आप अपनी बहन-बहन एक साथ हमेशा रहोगे ना, तो अपने आप ही आपकी जो रक्षा एक-दूसरे की जो राय है वो कर लेगी। फिर बिल्कुल। मारा-मारी करने से रक्षा होने वाली नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक ये चीज ना मुझे, मतलब मेरे साथ भी एक पर्सनल ये वाकया हुआ कि आधार कार्ड जब होता है हमारा, तो हमारे हस्बैंड का नाम लिखा होता है, केयर ऑफ मिस्टर दिस। तो यस। मुझे, मतलब मुझे ये लगा कि केयर तो हम करते हैं, सारा सब कुछ हम करते हैं, तो हम केयर में कैसे हो गए? तो करेक्ट, करेक्ट। हमें क्यों जरूरत है कि केयर ऑफ मिस्टर दिस? और आप ये मानेंगी ना ये सवाल कुछ सूझी औरतों के दिमाग में आएँगे, बाकी औरतों के मन में सवाल ही नहीं आते। जी जी वो ये मान के चलती हैं कि ये जो हमारी परवरिश है, जिस तरीके से हुई, हम पैदा ही किसी की सेवा करने के लिए जी हुए हैं। जी। आप कहीं जाना नहीं चाहती नहीं हैं? कुछ नहीं नहीं, नहीं? बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए हाँ। मैम। तो ऐसा है कि अगर हर एक मतलब आप अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हैं कि कैसे आप किसी की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, राइट? जी जी तो काफ़ी है, उतना काफ़ी है। जी और मैं अपने सफ़र के लिए आपको कहूँगी कि अ, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी जी। जो सखियाँ हैं, मेरे जो हेलो। मित्र हैं वो भी गेट पे हो क्या? इतना हर कदम पर ठीक मुझे है ठीक बढ़ावा दिया उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहो तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। जी। आपके साथ सारे लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है मैम। आपको कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थाओं से आपको सम्मान मिल चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आपको सम्मान मिल चुका है। तो जी, जी। उसके बारे में आपकी काफ़ी सारे ये सम्मानों की ये जो यात्रा है वो किस प्रकार से? जी, ये एक्चुअली देखा जाए तो मेरी नज़र थोड़े और बड़े सम्मान पे है, तो जब तक किसी राज्य सरकार से मेरी इच्छा है कि मेरी लेखनी पर मैं चाहती हूँ कि किसी राज्य सरकार द्वारा मुझे सम्मानित किया जाए। ये जो सम्मान जो गरिमा जी है, ये संस्थाएँ हैं, जैसे अलग-अलग संस्थाएँ, उनकी तरफ से मिले हुए हैं जी और उनके द्वारा ये नामकरण किए गए हैं। जैसे अभी आपको मैं बताती हूँ, जैसे अमृता प्रीतम भी मुझे मिला हुआ है, हाँ। अमृता प्रीतम अवार्ड। तो ये जो पुस्तक है इसमें मेरी कविता छपी थी, जी 5 कविताएँ, और फिर वो जो सेलेक्टिव पोएम्स थी उन राइटर्स को मिला।
और जो अब्दुल कलाम अवार्ड है वो कहानियों का एक संकलित जो बोलते हैं ना साझा, उसके जी, लिए मिला। तो साझा संकल्प। अलग, हाँ। और फिर बहुत सारे मैंने मंचों पे ये किया, अपनी कविताएँ पढ़ी। आपको पता है कोरोना पीरियड में कैसा था कि ऑनलाइन वाद-विवाद प्रतियोगिता या जो बोलेंगे कि चर्चाएँ काव्य बहुत हुई, सम्मेलन, हाँ जी, कवि सम्मेलन हुए, तो जी। मैं हिस्सा लेती गई क्योंकि कहीं न कहीं अंदर का जो लेखक और कवि था वो भूखा था वो और भूखा कुछ था एक्चुअली ना, हम कहीं न कहीं उस हमें चाहिए कि ऑडियंस हमें लाइव सुने, सुने, डायरेक्ट सुने। सुने। और जब सामने वाला रस लेकर सुनता है वो भी आपको समझ में आता है बिल्कुल, और नीरस होके सुनता है वो भी समझ में आता है। तो बिल्कुल, बस बिल्कुल। फिर समझ जाना चाहिए कि हमें कहाँ खुद को रोकना है। तो उस उन सब में जाकर ये समझ आई, क्योंकि उसके पहले मुझे इतना कुछ अंदाज़ा नहीं था कि उसके बाद मैं काफ़ी जगह बुलाई भी गई और मंच पे मैंने अपनी बातें भी रखी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से कुमार विश्वास ने मेरे बुक का मंचन किया, उसके बाद ही हमारे उसी मेरे गाँव में रियूनियन में मुझे बुलाया गया था और अपनी बात कहने का मौका मिला। तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़े-बड़े लोग थे, तो एक पहचान सी बन गई अपने छोटे से एरिया में। ऐसा है कि आपको आपकी प्रगति से संतुष्टि होनी चाहिए। तो मैं अब तक के अपने सफ़र को लेकर कह सकती हूँ कि उम्र, वो बोलते हैं ना कि केवल अंक है ना? एज इज़ जस्ट अ जस्ट अ नंबर। नंबर, राइट? तो बिल्कुल। लोग जज करते हैं आपको एज से, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी वही नीतू मानती हूँ स्कूल वाली, जो नटखट है और जो चाहिए उसको चाहिए। आपको एक चाहिए। छोटा-सा वाकया बताती हूँ, कि मेरे पापा ने मुझे कैसे बिगाड़ा था कि एक समय की बात थी कि उस समय आपको आप तो मेरे से काफ़ी छोटी रहेंगी, लेकिन हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तभी वेलवेट की फ़ैशन बहुत आई थी हाँ। और वेलवेट के शूज़ निकले थे और हील्स, और मेरे को हील्स का बड़ा शौक था उस समय ना। तो ये बात है कम से कम ये 1991 अराउंड की है और वो जूते राजस्थान के जोधपुर शहर में मिलते थे, जो मेरे गाँव से 4 घंटे की दूरी पर था। तो पिछली दफ़ा जब हम गए तो मैंने वो जूते देखे थे। तो मैंने पिताजी से बोला था, पर मम्मी साथ में थी तो थोड़ा-सा नहीं। ऐसा था कि अभी नहीं, कभी और, कभी और। फिर आया हमारा फेयरवेल और फेयरवेल में मुझे वो 12th में जूते पहनने थे। मैंने पिताजी को बोला कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए। अब वो बोले तेरी मम्मी को पूछ। आपको पता ना अपने बाल बोला। तो मतलब इतनी मुश्किल से कन्विंस किया मम्मी को, है ना? और मेरे पिताजी मुझे ऑल द वे 4 घंटे का सफ़र करवा के जोधपुर लेके गए। वो जूते दिलाए, जूते मैंने अपने फेयरवेल में पहने। तो जो एक पिता है अपने संतान को कैसे पैम्पर बिल्कुल। करता है, हाँ। आप अगर लड़की की माँ होंगी तो आपको पता होगा कि आप सख्त होंगी लेकिन पतिदेव बिल्कुल ही हाँ। होता है, और मुझे लगता है बेटियाँ शायद पिता के ज़्यादा करीब होती हैं। जी, जी, जी। उनका प्यार कहीं न कहीं, पिताओं का प्यार बेटियों पर ज़्यादा बरसता है। जी, जी। तो अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहूँगी, ये पूरी इस यात्रा के दौरान ऐसा कुछ जो आपसे छूट गया, जिसका गिल्ट आपको महसूस होता हो? उम, ऐसा तो कुछ ख़ास नहीं, लेकिन बस वही कि अब थोड़ा और समय मैं बच्चों के साथ रहती, तो चलता था। लेकिन फिर ये था कि बहुत छोटे थे तभी भी नहीं छोड़ा मैंने उनको। हुँ, काफ़ी समय उनके साथ आज भी मैं स्पेंड करती हूँ। बिल्कुल। तो और हम पारिवारिक जो यात्राएँ हैं, तो वो करते रहते हैं और एज़ अ टीचर हमें छुट्टियाँ काफ़ी मिल जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं। उनकी छुट्टियों के साथ मेरी छुट्टियाँ होती थी और नानी का घर, उनका हुड़दंगा पूरा ये होता था। मैंने कहा ना आपको, हम 4 बहनें तो और भाई है मेरा एक, तो सब बच्चे वहाँ मिल के मस्ती करते थे। तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं मैं कहूँगी कि छूटा, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जितना मैंने सोचा उससे कहीं ज़्यादा मैंने पाया। तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं पीएचडी कर लूँगी, लेकिन इन लोगों के साथ की वजह से ये हो पाया। 2 पुस्तकें मेरी एकल पुस्तकें प्लस साझा पुस्तकें भी आई। मेरी जो थीसिस है उस पर मैंने काम शुरू कर दिया है। उसको पुस्तक रूप में लाने का मेरा कार्य चल रहा है।
मैम, ऐसा कुछ जो इस साहित्यिक यात्रा में आपने, आप टेक योर टाइम, आप पानी पी लीजिए। तो ऐसा कुछ जो हमारे व्यूअर्स को आप एक संदेश के रूप में बताना चाहें। सिर्फ एक ही लाइन, दिल की सुनिए, क्योंकि दिल जो कहेगा वो कभी झूठ नहीं होगा। और पहली आवाज, दिल से जो पहली आवाज निकलेगी ना, वही सुनिए। जी। उसको किसी भी तरीके से दूसरे की अनुसार मत चलने दीजिए। जी। तो दिल से पहली आवाज को सुनकर ही आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं अपनी बेटियों को भी ये कहती हूँ कि आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो दिल की सुनिए और बस फिर सफलता आपके कदमों में है। बिल्कुल मैम, अब आपके ऊपर कुछ पंक्तियां बिल्कुल सूट आपको करती हैं कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो मैम, ये बिल्कुल मुझे लगता है आपकी जो हमारी ये जो लाइन है, हमारा जो ये पूरा इंटरव्यू रहा है, इस पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो अब हमें, क्योंकि घड़ी की टिक टिक भी कुछ कह रही है, तो जी जी बिल्कुल जी। वैसे हमें बिल्कुल, मेरा मन नहीं कर रहा है कि इस इंटरव्यू को यहीं रोका जाए, लेकिन अब हमें रोकना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उसके साथ ही हमारे व्यूअर्स से भी विदा लेती हैं अगले रविवार तक, जब अगले रविवार हम हाजिर होंगे किसी जाने माने साहित्यकार के साथ, जहां हम फिर से साझा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक जुड़े रहिए, और हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गरिमा जी, थैंक यू।